आज का पहला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन तथा विनोबा भावे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कि पहला है, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना था। दूसरा है, भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को वर्तमान में तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में शुरू हुआ था। तीसरा है, जयप्रकाश नारायण ने 1954 में भूदान आंदोलन में शामिल हुए और 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने ग्राम दान का रूप धारण कर लिया, जिसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 1 और 2। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 4। तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है वो भूदान आंदोलन में 1954 में नहीं 1953 में शामिल हुए थे, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। लाहौर अधिवेशन 1909, इलाहाबाद अधिवेशन 1910, कोलकाता अधिवेशन 1911, बांकेपुर अधिवेशन 1912। जो इसका सुमेलन है कि लाहौर अधिवेशन 1909 के अध्यक्ष जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष 1910 के विलियम वेडरबर्न थे। कोलकाता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष विशन नारायण धर थे और बांकीपुर अधिवेशन 1912 के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम के व्यवस्थित करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। क्रिप्स प्रस्ताव, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करना, अगस्त प्रस्ताव या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जो 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ। अगस्त प्रस्ताव जो है ये भी 1940 में हुआ, लेकिन ये 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त को हुआ था। जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में ये भी हुआ था, लेकिन ये 17 अक्टूबर को हुआ था। इस प्रकार इसका सही सुमेलन जो है वो आपका डी ऑप्शन है 2 3 4 1। सबसे पहले मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, ठीक है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 और क्रिप्स मिशन 1942। अगला प्रश्न है, मोतीलाल निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने 1925 ईस्वी में स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। स्क्रीन कमेटी का गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए की गई थी। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1। ऐसा इसलिए स्क्रीन कमेटी का गठन जो है वो सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए किया गया था, न कि 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए। मोतीलाल नेहरू ने 1925 में इस कमेटी का सदस्य बनना स्वीकार किया था, इसलिए कथन 1 सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गडकरी विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, मोपला विद्रोह
या फिर बघेरा विद्रोह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह जो है वो कर्नाटक में हुआ था, ना कि गुजरात में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता चिन्नावा थे। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि बघेरा विद्रोह जो है वो गुजरात के ओखा मंडल में हुआ था, और मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ ही था। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 1809 को हुई अमृतसर संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई। अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई, जिसके रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज नदी के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि अमृतसर में अंग्रेजी सेना रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके। तो इसमें गलत इसलिए है कि अमृतसर की संधि के तहत लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी गई थी, ना कि अमृतसर में। इसीलिए तीसरा कथन गलत है, बाकी जो है सभी सही हैं। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि नर्मदा घाटी के हथनोर गांव से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों का प्रमाण मिला। तीसरा है बेलन घाटी के लोधा नाला क्षेत्र में एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। तो कौन सा कथन जो सही है, केवल एक और दो, दो और तीन, और एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन। तो तीनों कथन इसके जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के सही सम्मिलित करना है कि हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी स्थितियां रंगपुर, राखीगढ़ी, भगवानपुरा और मांडा। जो इसका सही सुमेलन है वो है रंगपुर, जो है वो गुजरात के भादर नदी पर है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के जींद जिले में है और एक घग्गर नदी पर है। भगवानपुरा जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी पर है। मांडा जो है जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 4 1 3, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मगध में शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि इसने अंग देश को जीतकर मगध राज्य में मिलाया। इसमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन छेलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा और वह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया। तो क्योंकि बिंबिसार जो है मगध के हर्यक वंश का संस्थापक था, इसने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री, बहन नहीं पुत्री, चेलना से विवाह किया था। यही कथन जो है गलत है, बाकी जो है वो सारे जो हैं सही। अगला प्रश्न है विजयनगर के नायंकर व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए, कोड के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। कि इसके पहला है कि नायकों को वेतन के बदले भूखंड प्रदान किए जाते थे। ये अम्रम भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखते थे। नायक अम्रम भूमि को पूर्ण रूप से उपयोग करते थे और नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की।
तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 4। तो तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि नायक अमरम भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करता था। इसके बदले उसके दो दायित्व थे। पहला दायित्व यह था कि अमरम भूमि से प्राप्त आय के एक अंश को केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था, और दूसरा अमरम भूमि की आय से उन्हें राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। नायकों का पद अनुवांशिक हो गया और उनका स्थानांतरण नहीं होता था। अच्युत देव राय ने नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। सबसे पहले अच्युत देव राय ने ही नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि उस मुसलमान से लिया जाने वाला संपत्ति कर, खराज, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर, जकात, मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर, और खुम्स लूटा हुआ धन अथवा भूमि में गड़ा हुआ धन। तो कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि मुसलमान से लिया जाने वाला संपत्ति कर, क्योंकि उस जो होता था वो मुस्लिम से लिया जाने वाला संपत्ति कर था, ना कि भूमि कर था, ना कि संपत्ति कर। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है उपकरण और उनके प्रयोग कि एक्यूमुलेटर, एक्टिनोमीटर, एटमोमीटर और बाइनोकुलर्स। जो इसका सही सुमेलन है वो है एक्यूमुलेटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने में किया जाता है। एक्टिनोमीटर का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापन में करते हैं। एटमोमीटर का प्रयोग वाष्पीकरण नापने में करते हैं, और बाइनोकुलर्स का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने में करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो एक ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन इसका जो है वो सही है, मतलब कि जो है वो सब एक दूसरे के सही सुमेलित रखे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारण है कि रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक स्थायी नहीं रहते हैं, और उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। तो कौन सा प्रश्न जो है ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक जो है वो 82 से अधिक होता है, उनमें प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन तत्वों के नाभिक स्थायी नहीं रहते हैं, और स्थायित्व प्राप्त करने के लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंततः भारत के सोना चांदी के दलदल में दफन हो जाते हैं? यह कथन किसका है? फादर स्टीफेंस, राल्फ फिच, विल्डनहाल या फिर बर्नियर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन बर्नियर। बर्नियर ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, लेजर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? किसी वस्तु या उत्पाद पर बारकोड अंकित करने व उसे पढ़ने में, उड़ानों को संचालित या नियंत्रित करने में, खगोलीय दूरियों को मापन में, या फिर कैंसर व ट्यूमर के इलाज में। तो इसका कौन सा सही है? 1, 2, 3, 1 और 2, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं लेजर किरणों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक हैं कि गहरा जल सदैव शांत होता है और वहां द्रवस्थिक दाब अधिक होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और इसके दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, क्लास्ट्रीडियम या नाइट्रोसोमोनास। जो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयनित करना है। 1, 2, 1 तो 3,
2 और 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 4, मतलब कि क्लॉस्ट्रिडियम और नाइट्रोसोमोनास। क्योंकि नाइट्रिक कारक जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास सोमोनास। ठीक है, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं। जबकि एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम, एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम जो हैं, सो इसका आंसर जो है 2 4 नाइट्रोकोकस, जो जो एजिटोबैक्टर और एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम जो होते हैं, ये ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की इनके पास क्षमता होती है। जबकि नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, इनमें ये अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन में नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पौधा उनका रूपांतरित तना? कि ब्राह्मी बूटी, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और पुदीना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जलकुंभी। ऐसा इसलिए है कि तने कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण तना जो है वो आपका अर्धवायवीय होता है, अर्धवायवीय होता है, और रूपांतरित तने को कहते हैं। कुछ पौधों के तने कमजोर और मुलायम होते हैं या पृथ्वी की सतह के ऊपर या आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे रहकर वृद्धि करते हैं। ऐसे तनों को अर्धवायवीय रूपांतरित तने कहते हैं। इनको भी कई जैसे कि ऊपरी भूस्त्री जो तने होते हैं उनमें ब्राह्मी बूटी, दूब और घास आती है। और जो स्टोलोन होते हैं तना, जो इसमें अरबी और स्ट्रॉबेरी आती है। भूस्तारी जो है, भूस्तारी अंता भूस्तारी जैसे सेवंती है, गुलदाउदी है और पुदीना है। अगर भूस्तारी की बात करें तो भूस्तारी में जलकुंभी आती है, ठीक है, और पिस्टिया आती है। ये स्तंभ सूल का उदाहरण नहीं है। जलकुंभी जो है वो भूस्तारी जो है तने का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पेशी कोशिकाओं के सही संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कि मनुष्यों में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं और जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के एक अंग को हिलाने की क्षमता पेशी ऊतक के कारण होती है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं। अपवाद स्वरूप आंखों की आइरिस और स्लेयरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्सट्रोडर्म से बनती हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 और 2 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं पेशियों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि यकृत के संबंध में विचार करें। कि यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है और यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। 1 2 3 नंबर के तीनों कथन जो हैं वो सही है। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और उनके लौहस क्षेत्र: कर्नाटक, बंगारकल, उड़ीसा, पोम्पाद, झारखंड, बड़ाबुरू, गोवा, छाबली। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गोवा, छाबली। क्योंकि छाबली जो है, छाबली, ओंगोल, गुड्डुलकमा, ये सब जो हैं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ना कि गोवा में। गोवा में अदुलमाले और उनसा ये गोवा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यकृत के बारे में, तो यकृत से पित्त रस निकलता है
और पित्त रस क्षारीय होता है और भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त रस बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं और शरीर की जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है जो बाद में यूरिया में परावर्तित कर दी जाती है। यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीनों का संश्लेषण और संग्रह होता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।